So what are the various sources? Number one is public deposit. Number two is trade credit. Number three, installment credit. Number four, factoring. Number five, customer advances. Number six, ICD, that is intercorporate deposit. And number seven goes from commercial bank. Okay, so we will public deposit. So what is a public deposit? As the name suggests, it refers to the deposit of money made by the public in non-banking companies. जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं उसमें पब्लिक जो इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट. ओके, सो इट इज जनरली ए लोन फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग द एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं एंड जो एम्प्लॉइज हैं उनसे भी जैसे लोन लिया जाता है, इंक्लूडिंग द जनरल पब्लिक. एंड दिस सिस्टम is generally originated when banks were not there. Okay, so and banks were not well developed in India. India में जैसे बैंक बहुत ही डेवलप नहीं थे, तो उस टाइम जैसे ये पब्लिक डिपॉजिट का सिस्टम चालू हुआ था. एंड इन रिसेंट ईयर ऑल्सो दिस सोर्स इज बिकम पॉपुलर. वाई? अभी भी जैसे ये सिस्टम क्यों पॉपुलर है? बिकॉज nowadays the depositors get a higher rate of interest than that is available on bank deposit. So जो बैंक डिपॉजिट हम लोग करते हैं तो वहाँ से भी जैसे एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है. जो डिपॉजिट करते हैं, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज में डिपॉजिट करते हैं, उनको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है देन द बैंक. दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज पॉपुलर नाउ ऑल्सो. Next we will look at what are the advantages of public deposit. Number one is it is an economical source of finance as the interest payable on public deposit is lower than that of interest charged by bank. बैंक जितना जैसे इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे यहाँ का इंटरेस्ट रेट जैसे बहुत ही कम है. ठीक है, so for that reason it is economical from company's point of view. Next is number two, administrative cost of deposits is lower than that involved in the issue of shares and debentures. कंपनी को शेयर एंड डिवेंचर्स इशू करने में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जैसे खर्चा जैसे आ रहा था, तो उससे यहाँ पे ये जो कॉस्ट इन्वॉल्व है दैट इज वेरी लो. यहाँ पे कम खर्चा आ रहा है. ओके, नंबर थ्री इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. इंटरेस्ट इज फिक्स्ड. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होने की वजह से कंपनी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट भी जैसे ले सकती है. बाय यूजिंग पब्लिक डिपॉजिट्स ए कंपनी कैन पे हायर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स. ठीक है, सो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड पे कर सकती है. सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जैसे बेनिफिट भी उठा सकती है. नो चार्ज ऑन एसेट्स. नेक्स्ट मेरिट इज नो चार्ज ऑन एसेट मीन्स the company's assets are free to be used for raising loan from any other source. कंपनी को यहाँ पे कोई भी जैसे एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है. सो नो चार्ज ऑन एसेट का मीनिंग यही है. नेक्स्ट मेरिट इज फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स पब्लिक डिपॉजिट इज वेरी फ्लेक्सिबल. ओके, देयर इज नो डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द डिपॉजिट्स कैन बी रीपेड when they are not required. जब पैसा जरूरी नहीं है तब जैसे पब्लिक को वो पैसा रिटर्न हो जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है. सो ओवर कैपिटलाइजेशन का भी यहाँ पे जैसे चांसेस नहीं है. ओके, एंड फ्लेक्सिबल सोर्स ऑल्सो. नेक्स्ट मेरिट इज नो इंटरफियरेंस. सो यहाँ पे जो डिपोजिटर्स हैं, द पब्लिक हु हैव डिपोजिटेड इन ए कंपनी, उनका यहाँ पे कोई भी वोटिंग राइट नहीं है. सो मैनेजमेंट में जैसे वो लोग कभी भी इंटरफियर नहीं करते हैं. ओके, सो नो इंटरफियरेंस. देन वाइडर मार्केट मीन्स पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू से जैसे कंपनी अपने कॉन्टैक्ट को बहुत ही बढ़ा पाती है. ओके, सो इट कैन क्रिएट कॉन्टैक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स.
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जैसे डिफरेंट इन्वेस्टर के साथ कॉन्टैक्ट कंपनी का बन पाता है. ओके, सो दिस ऑल आर द मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. नेक्स्ट वी विल लुक एट व्हाट आर द वेरियस डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट. नंबर 1 इज अनरिलायबल. मीन्स जो पब्लिक डिपॉजिट है दैट इज अनसर्टेन एंड अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस. उसको अनरिलायबल क्यों कहा गया है? क्योंकि उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं किया जा सकता है. The depositors may not respond to the company when the company is not in a good position. ठीक है, जब कंपनी का अच्छा टाइम नहीं चल रहा है तो उस टाइम जो डिपोजिटर्स हैं दे में हेजिटेट टू डिपोजिट. वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना वो लोग नहीं चाहेंगे. ठीक है, सो ये सिस्टम को जैसे पब्लिक डिपॉजिट को फेयर वेदर फ्रेंड्स कहा गया है. मीन्स जब वेदर सही है जैसे तब फ्रेंडशिप रखना. सो डिपोजिटर्स आर they select whether they want to invest or don't want to invest. okay, and time जैसे कंपनी का पोजीशन ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, सो फेयर विद फ्रेंड्स इसीलिए कहा गया है. जैसे नेक्स्ट डिमेरिट इज रिस्क टू इन्वेस्टर्स. मीन्स दोस हु आर द डिपोजिटर्स दे फेस हाई रिस्क एज दे डू नॉट गेट एनी सिक्योरिटी फॉर देयर इन्वेस्टमेंट. जो भी उन लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए उनको कोई सिक्योरिटी कंपनी नहीं दे रही है. ठीक है, सो इसीलिए लोग बहुत रिस्क भी लेके चलते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क आल्सो टू द इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट डिमेरिट इज दिस पब्लिक डिपॉजिट इट इज नॉट अवेलेबल टू न्यू कंसर्न्स. जो भी नए एंटरप्राइजेस जो अभी सेटअप हुए हैं जैसे वो चाहे तो पब्लिक से जैसे फंड रेज कर लें. सो पब्लिक में नॉट बी इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी इन ए न्यू कंसर्न. ठीक है, एक नया फॉर्म जो है जिसका कि कोई भी रेपुटेशन नहीं है जैसे मार्केट में या तो कम फाइनेंस के साथ जैसे बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को और नया है. सबसे बड़ी बात जैसे है नया कंपनी है. सो नया कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से जैसे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं. सो दिस इज दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज अवेलेबल ओनली फॉर reputed concern we can say or no it is not available to new concerns. दोनों ही पॉइंट सिमिलर ही हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स. राइट, नेक्स्ट वी विल डिस्कस क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर. एक बिजनेस फर्म जब दूसरे बिजनेस फर्म को क्रेडिट दे रहा है, ठीक है, उधारी दे रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट एज इंसिडेंटल टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स. एक जैसे कोई सेल कर रहा है तो दूसरा जन परचेज कर रहा है क्रेडिट में. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट. एंड ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मर्केंटाइल क्रेडिट. उसको मर्केंटाइल क्रेडिट भी कहा गया है. ओके, एंड इट मे बी डिफाइंड एज क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय सेलर टू बायर. ठीक है, जो सेलर मीन्स जो सेल कर रहा है सेलर बायर को जैसे क्रेडिट में दे रहा है. सपोज होलसेलर इज द सेलर. होलसेलर सेल कर रहा है रिटेलर को तो होलसेलर अगर सेल कर रहा है रिटेलर को क्रेडिट में. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट. एंड ट्रेड क्रेडिट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 15 days to 3 months. जैसे क्रेडिट पीरियड कोई कंपनी जैसे 15 डेज का क्रेडिट पीरियड देते हैं, कोई 1 month का देते हैं. सो 15 डेज से लेके 3 months तक जैसे ये पीरियड रहता है. ओके, एंड ट्रेड क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बाय द सेलर टू द बायर एट ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसर जैसे क्रेडिट में दे रहा है डीलर्स को, डीलर्स क्रेडिट में दे रहे हैं होलसेलर्स को, होलसेलर्स क्रेडिट में दे रहे हैं रिटेलर्स को. सो इन दिस वे. ओके, next what are the advantages of trade credit and disadvantages of trade credit? Now we will look at that. Trade credit is also very simple and convenient method of raising finance. short term source में जैसे ये एक simple and convenient method है फंड्स रेज करने के लिए. जैसे नंबर 2 इज नो सच लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व. यहाँ पे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बस जो क्रेडिट में ले रहे हैं only bill is there, so on the basis of that they have to pay. No interest is payable and no security is to be paid. यहाँ पे जो क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है 15 दिन से लेके 3 महीने तक का, तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है. ओके, जो कंपनी क्रेडिट में सेल कर रहा है तो वो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है एंड यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी भी जैसे नहीं दी जा रही है. ओके,
So this is also one of the merit. It is flexible source of finance. Flexible क्यों है? As no charge is created against the assets of the company. कंपनी के एसेट पे कोई भी चार्ज जैसे क्रिएट नहीं किया जा रहा है. That's why it is a flexible source of finance. Okay. And next merit is it is more economical than bank loan. बैंक से लोन लेके जैसे हम लोग परचेज करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट हम लोगों को ज़्यादा लग जाता है, बट यहाँ पे जो सेलर हमें क्रेडिट में दे रहे हैं दे आर नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट. ओके. और अगर थोड़ा ज़्यादा प्राइस भी चार्ज करते हैं देन ऑल्सो इट इज जैसे इकोनॉमिकल. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम? नंबर 1 इज prices charged for credit sales are usually higher. जैसे अभी बता रहे थे बैंक लोन से भी ये हम लोगों को इकोनॉमिकल हो रहा है. इवन अगर सेलर थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है तो प्राइस जनरली जो चार्ज किया जाता है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट. द सप्लायर हैज़ टू बियर लॉस ऑफ बेड डेब्ट्स. ठीक है. जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसको अगर बेड डेब्ट हो गया मीन्स कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाया तो उस केस में जो लॉस हो रहा है दैट इज पेइंग हियर बाय द सप्लायर. ठीक है. सप्लायर उन लॉस को बियर करेगा. ही रिक्वायर्स लार्ज वर्किंग कैपिटल ऑल्सो. ठीक है. गुड्स को क्रेडिट में सेल करने के लिए जैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट भी करना है, तब जाके वो जैसे क्रेडिट में सप्लाई कर पाएगा. बिकॉज ही हैज़ टू ऑल्सो परचेज द गुड्स. उसको कैश देके परचेज करना होता है बट सेल कर रहा है क्रेडिट में. सो इन दिस केस ही नीड्स मोर वर्किंग कैपिटल. Okay, so these are the disadvantages of trade credit. Next we will look at installment credit. So what is installment credit? As the term installment is concerned, credit क्या है? एक फैसिलिटी जो कि जिससे कि हम लोग परचेज कर सकते हैं कोई भी हैवी मशीनरीज हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया. ओके. कोई भी ड्यूरेबल गुड्स जो कि लॉन्ग लास्टिंग है उसको क्रेडिट में हम लोग परचेज कर सकते हैं. Okay, and the buyer has to pay part of the price of the assets. Okay, during the time of delivery. जब हम लोग गुड्स का डिलीवरी लेते हैं, जो भी मशीनरीज हो गया, कोई भी वैन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, व्हीकल्स हो गया, तो उसका जब डिलीवरी लेंगे तो उस टाइम हम लोगों को पार्ट पेमेंट जैसे करना होता है, कुछ प्राइस एसेट का देना होता है. एंड आफ्टर दैट द बैलेंस नीड्स टू बी पे इन सम इंस्टॉलमेंट. ठीक है. और वो इंस्टॉलमेंट में भी कुछ कुछ इंटरेस्ट जैसे भी कंपनी चार्ज करती है. ओके. इंटरेस्ट भी लागू होता है एंड इंस्टॉलमेंट हम लोग जो पे करते हैं तो उस टाइम इंटरेस्ट के साथ हम लोग उस इंस्टॉलमेंट को पे कर रहे हैं. जैसे डाउन पेमेंट वगैरह देते हैं, व्हीकल्स हम लोग परचेज कर रहे हैं 50,000 का है, वी आर पेइंग 25,000 और 20,000 एज डाउन पेमेंट, देन वी आर पेइंग इन फ्यू इंस्टॉलमेंट्स. ओके. सो दैट इज कॉल्ड एज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट. व्हाट इज द मेरिट? एक मेरिट एंड एक डिमेरिट जैसे देख लेते हैं. इफ यू आर गेटिंग ए शॉर्ट नोट, राइट द मीनिंग, वन मेरिट एंड वन डिमेरिट. ओके. सो मेरिट क्या है? इट enables a business firm to utilize the asset and make payments out of the earning. एक बार हम लोग जो एसेट्स परचेज कर लिए हैं जैसे, तो परचेज करने फुल प्राइस तो हम लोग पे नहीं किए हैं, उसका कुछ परसेंटेज जैसे पे किए हैं, बाकी का पैसा हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे. तो उस असेट को लेके उसको यूज करके उसके अर्निंग से ही हम लोग अर्निंग से भी जैसे हम लोग वो पैसा को पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट को भर सकते हैं. जो उसमें से हम लोग को इनकम आएगी उसमें से हम लोग इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द मेरिट. एंड डिमेरिट देख रहे हैं. व्हाट इज वन ऑफ द डिमेरिट? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट has to be paid on each installment. जब इंस्टॉलमेंट में हम लोग परचेज करते हैं जनरली हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट. नेक्स्ट, कमिंग टू फैक्टरिंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग. सो फैक्टरिंग क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग जिसको कहा जाता है. इट मीन्स रेजिंग फाइनेंस through the sale or mortgage of book debt. ओके. आइदर सेल कर रहे हैं हम लोग बिल्स रिसीवेबल को या तो फिर उसको मोर्गेज रख रहे हैं कोई भी फाइनेंस कंपनीज के पास या तो बैंक के पास जैसे उसको गिरवी रख रहे हैं या तो सेल कर रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज फैक्टरिंग और अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग. सो फाइनेंस कंपनीज आर कॉल्ड एज द फैक्टर. उनको फैक्टर कहा गया है हु प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस कंसर्न, जो
फैक्टर्स को कहा गया है। ओके, द डेटर्स ऑफ द फर्म मेक पेमेंट टू इट विच इन टर्न फॉरवर्ड देम टू द फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जो डेटर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो फिर बाद में जैसे पेमेंट करते हैं। पहले तो हम लोग फाइनेंस कंपनी के पास उसको गिरवी रख के या तो सेल करके जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल को हम लोग पैसा ले लेते हैं। उसके बाद जो हमारे कस्टमर हैं, हमें वो पे करने के बाद फिर हम लोग को बैंक को ट्रांसफर कर देना होता है वो अमाउंट को। ठीक है, जैसे बैंक हम लोगों को पहले से बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द बिल बैंक हमें पे कर दिया है, अभी पैसा रिसीव करने पे हमें बैंक को पैसा रिटर्न कर देना है। सो दिस इज वन सर्कमस्टेंसेस। एंड अनदर थिंग इज, कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे डेटर्स may be required to make the payment directly to finance companies, मीन्स जो कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स जैसे हैं, तो उनको डायरेक्टली बैंक को ही पे करना है, हमें और पे नहीं करना है। फिर हम लोग को पे करते हैं तो हम लोग बैंक को ट्रांसफर कर रहे हैं जैसे, तो वो लोग डायरेक्टली जैसे बैंक को ही पे करें। ठीक है, एंड बैड डेट लॉसेस इफ एनी आर टू बी बॉर्न बाय द बिजनेस कंसर्न, मीन्स हमें बियर करना है, बैंक विल नॉट बियर द बैड डेट। ठीक है, अगर कस्टमर पे नहीं कर रहे हैं देन वी हैव टू पे टू द बैंक। इट वी कैन से एंड मेरिट द बिजनेस कंसर्न इज रिलीफ ऑफ द कॉस्ट एंड एफर्ट्स ऑफ कलेक्टिंग डेट। डेट को कलेक्ट करने में जो भी टाइम एंड एफर्ट्स लग रहा था, जैसे जो खर्चा लग रहा था, तो उससे बिजनेस कंसर्न रिलीफ हो जा रहा है, बिकॉज बैंक इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ बैंक विल कलेक्ट द अमाउंट। ओके, बट इट इज एन एक्सपेंसिव मेथड ऑफ फाइनेंस। डिमेरिट में देख रहे हैं तो एक्सपेंसिव मेथड कहलाता है, बिकॉज अकाउंट्स रिसीवेबल हैव टू बी सोल्ड एट ए हेवी डिस्काउंट। जब बैंक हम लोगों को पहले से जैसे पे कर रही है, सो बैंक उसमें से कुछ अमाउंट डिस्काउंट के तौर पे जैसे काट लेती है। ठीक है, सो जैसे 50,000 का बिल है तो हमें 47,000 दे के जैसे बैंक 3,000 डिस्काउंट ले ली, सो हैवी डिस्काउंट भी हो जाता है। दिस इज अनदर demerit of this method of financing, okay, which is called as factoring or accounts receivable financing. Next is customer advance. So customer advances means क्या है, नाम से जैसे इसको भी जैसे हम लोग ये कर सकते हैं। इन सर्टन केसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर जब गुड्स को सप्लाई करते हैं कस्टमर को, तो उससे पहले अपना कुछ एडवांस लेके रखते हैं। ठीक है, अपने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे एडवांस लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर एडवांस। जब हम लोग कोई भी ऑर्डर जैसे बुक कर रहे हैं, कोई मशीनरीज वगैरह बुक कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुकिंग वी हैव टू पे सम एडवांसेस, सो उसी को कस्टमर एडवांस जैसे कहा गया है। द कस्टमर एडवांस रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स ordered or booked by the customers to be supplied at a later date. ओके, कोई भी जैसे आने वाले दिनों में वो हमें मशीनरीज या तो कोई भी गुड्स हम लोग जैसे ऑर्डर किए हुए हैं, बुक किए हुए हैं, तो सप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग को वो जैसे जितना वैल्यू है गुड्स का, उसका 50% हो सकता है, 30% हो सकता है, वी हैव टू पे। ठीक है, हम लोगों को एक जैसे सिक्योरिटी के हिसाब से बुकिंग के टाइम पे कुछ पेमेंट करना होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर एडवांस। एंड दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड जनरली इन केसेस ऑफ दोज गुड्स और प्रोडक्ट्स विच आर इन शॉर्ट सप्लाई। जो शॉर्ट सप्लाई में है तो हम लोग ऑर्डर दे रहे हैं, कुछ पैसा दे रहे हैं, तो ही कंपनी हमारे लिए जैसे बुक करके उसको रखेगी। ठीक है, और जिसको कि ज़्यादा वेटिंग पीरियड है, जैसे वो गुड्स आने में हम लोग को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तो उस केस में भी हम लोग एडवांस दे देते हैं, तो हम लोगों का गुड्स भी बुक होके रहता है एंड इट विल रीच अस इन टाइम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमर एडवांस। वी विल लुक एट ICD, दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। सो व्हाट इज ICD? इंटर कॉर्पोरेट, एज द नेम सजेस्ट, when a company borrow funds for a short period from another company. ट्रेड क्रेडिट में जैसे हम लोगों ने देखा है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्रेडिट में सेल कर रही है एंड दूसरी कंपनी जैसे परचेज कर रही है क्रेडिट में। ठीक है, बट ICD जो है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इसमें क्या होता है, एक कंपनी फंड बरो कर रही है फॉर शॉर्ट पीरियड फ्रॉम अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी से फंड्स ले रही है लोन में। ठीक है, क्रेडिट में ले रही है, जैसे फंड्स को क्रेडिट में ले रही है, पैसा ले रही है।
सो फ्रॉम अनदर कंपनी विच हैज सरप्लस फंड्स, जिसके पास ज़्यादा जैसे फंड्स है जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके पास फाइनेंस लिमिटेड अमाउंट में है या तो उसके पास कम फाइनेंस की वजह से कोई काम रुका हुआ है, सो ही कैन बोरो फंड्स फ्रॉम द अदर कंपनी विच इज फाइनेंशियली साउंड। ठीक है, जिसके पास सरप्लस फंड्स हैं, एक्स्ट्रा फंड्स हैं, उससे पैसा लेके कुछ दिनों तक जैसे फिर अपना काम को आगे बढ़ा सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ओके, सो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्लियर हुआ होगा। व्हेन ए कंपनी borrow funds for a short period, generally 6 months के लिए जैसे होता है, from another company which has surplus fund, and अगर मेरिट देख रहे हैं ICD का, then it is very convenient and popular, ये भी एक पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस है एंड कन्वीनियंट है बिकॉज कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो सच लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज ए पॉपुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस। Okay, and demerit if you will see, then it is unsecured. Yes, unsecured है, कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे दिया नहीं जा रहा है, but interest rate payable on ICD is usually lower than the interest rate payable on bank loan. तो ये भी एक मेरिट है। सो दो मेरिट जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, फर्स्ट मेरिट इज इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस बिकॉज नो सच लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होने की वजह से ये एक कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल सोर्स है, नंबर 1 मेरिट। एंड नंबर 2 मेरिट इज इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन ICD इज यूजुअली लो, कम इंटरेस्ट देना होता है एज कंपेयर टू बैंक। ठीक है, बैंक के इंटरेस्ट रेट से या तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बैंक रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होता है। सो दिस इज अनदर एडवांटेज। एंड डिमेरिट अगर देख रहे हैं, देन ICDs आर अवेलेबल ओनली टू रेप्यूटेड कंपनीज। जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं तो जनरली उन्हीं को ये मीन्स मिल पाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी जैसे शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करने में एग्री होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ICD चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू।